सोचिए कि टेक इंडस्ट्री में ना एक ऐसा नया जूनियर डेवलपर आया है जो कभी सोता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब वो बिना थके लगातार काम करता है, एक सेकंड में हजारों लाइन का कोड लिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अनुभवी व्यक्ति उस पर नजर ना रखे ना, तो वो पूरे सिस्टम को एक झटके में क्रैश भी कर सकता है। अरे बाप रे, ये तो काफी रिस्की है। बिल्कुल। और आज की तकनीकी दुनिया में ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बिल्कुल नई और ठोस असलियत है। हमारी इस विस्तृत चर्चा में आज का विषय है एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी एआई समर्थित सॉफ्टवेयर विकास। राइट। हमारे पास स्रोत सामग्री के रूप में एक बेहद विस्तृत और मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार 30 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। और आज का हमारा मिशन ये है कि हम इस प्रेजेंटेशन का स्लाइड द स्लाइड विश्लेषण करें। बिल्कुल, ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम तकनीकी भाषा में SLDC कहते हैं, उसके हर एक चरण को कैसे बदल रहा है। एकदम सही। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। ये विषय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ओनर हो, डेवलपर हो, स्क्रम मास्टर हो या फिर बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, और इस पूरी चर्चा की शुरुआत में ही ना उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है, जो आजकल हर जगह फैली हुई है। कौन सी गलतफहमी? देखिए, जब लोग एआई और कोडिंग को एक साथ सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि बस अब इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ, सबको लगता है कि जॉब्स चली जाएंगी। राइट। लोगों को लगता है कि मशीनें सारा काम खुद कर लेंगी। लेकिन इस पूरी स्रोत सामग्री का जो सबसे अहम और कह सकते हैं कि जो मूल मंत्र है, वो इंसानों को हटाना बिल्कुल नहीं है। एआई एक को पायलट है। को पायलट? हाँ, ये कोई ऑटो पायलट नहीं है जिसे चालू करके कोई भी आराम से सो जाए। मानवीय समीक्षा, मतलब इंसान का जो नजरिया है और जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो हमेशा इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु रहेगी। ये ऑटो पायलट और को पायलट का अंतर ना बहुत ही सटीक है। अगर हम शुरुआत की स्लाइड्स देखें, मतलब स्लाइड 1 से 4 तक, तो स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि आज सॉफ्टवेयर डिलीवरी पर कितना भारी दबाव है। बहुत ज्यादा दबाव है आज के समय में। बिल्कुल। हर क्लाइंट को नए फीचर्स कल ही चाहिए। बिजनेस टीम्स को ये उम्मीद है कि एक भी बग नहीं होना चाहिए सिस्टम में, और जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि पूरी प्रक्रिया में एकदम ट्रांसपेरेंसी या विजिबिलिटी बनी रहे। और इसी भारी दबाव को कम करने के लिए ही ना यहाँ 4 मुख्य एआई टूल्स का जिक्र किया गया है। हाँ राइट, वो 4 टूल्स कौन से हैं? क्लाउड कोड, ओपन एआई कोडेक्स, क्लाउड एपीआई और ओपन एआई एपीआई। हाँ, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो एआई एक उस बेहद होशियार इंटर्न की तरह है जो आपके लिए पहला ड्राफ्ट तैयार कर देता है। मतलब वो मेहनत कर लेगा, लेकिन जो अंतिम हस्ताक्षर हैं या फाइनल अप्रूवल है वो तो बॉस को ही करना होता है ना? बॉस यानी आप। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये चारों टूल्स अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। मतलब कैसे? देखिए, कुछ टूल्स सीधे डेवलपर्स के कंप्यूटर पर काम करते हैं ताकि वे तेजी से कोड लिख सकें, जबकि जो एपीआईज हैं, उनका इस्तेमाल कंपनियां अपने खुद के इंटरनल एआई सिस्टम बनाने के लिए कर सकती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है? एकदम। एआई की भूमिका सिर्फ कोड जनरेट करने तक सीमित नहीं है। ये रिक्वायरमेंट डिस्कवरी से लेकर डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट में आने वाली समस्याओं के समाधान तक काम करता है। जैसे कि आरसीए ड्राफ्ट्स बनाना? हाँ, आरसीए ड्राफ्ट्स तैयार करने तक हर जगह ये मौजूद है। ये पूरी टीम के इर्द गिर्द ना एक तरह की प्रोडक्टिविटी लेयर बना देता है। ये काफी बड़ी बात है। जब एआई की बात होती है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले हैकर हुडी पहने एक कोडर की छवि आती है जो लगातार कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है। हाँ, टिपिकल कोडर वाली इमेज। राइट। लेकिन इस प्रेजेंटेशन का जो अगला हिस्सा है, स्लाइड 5 से 9, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों पर केंद्रित है जो शायद दिन भर में एक भी लाइन कोड नहीं लिखते। बिल्कुल। तो चलिए सॉफ्टवेयर विकास की शुरुआत से बात करते हैं, यानी प्रोडक्ट ओनर्स और स्क्रम मास्टर्स से। प्रोडक्ट ओनर्स के पास अक्सर क्लाइंट्स से बहुत सी कच्ची, अस्पष्ट और अधूरी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। बहुत ही रफ आइडियाज होते हैं क्लाइंट्स के पास। हाँ, तो एआई इन अस्पष्ट बातों को एकदम स्पष्ट एपिक्स और यूजर स्टोरीज में बदल सकता है, और प्राथमिकता तय करने के लिए ये मॉस्को और राइस जैसे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। मतलब एआई का इस तरह से इस्तेमाल। रुकिए, जो लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट या तकनीकी क्षेत्र के इस हिस्से से सीधे तौर पर नहीं जुड़े ना, उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मॉस्को का मतलब यहाँ रूस की राजधानी नहीं है।
हाँ, बिल्कुल नहीं। ये प्राथमिकताओं को तय करने का एक बहुत ही लोकप्रिय फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है मस्ट हैव यानी क्या होना ही चाहिए, शुड हैव यानी क्या होना चाहिए, कुड हैव क्या हो सकता है, और वोंट हैव मतलब अभी क्या नहीं चाहिए। एकदम सही। हाँ, और इसी तरह RIC का मतलब चावल नहीं है, हाँ, बल्कि ये रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस और एफर्ट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल सही स्पष्टीकरण दिया आपने। जब एक प्रोडक्ट ओनर एआई को हजारों शब्दों के मीटिंग नोट्स देता है ना, तो एआई कुछ ही सेकंड में बता सकता है कि इन फ्रेमवर्क्स के आधार पर कौन सा फीचर सबसे पहले बनना चाहिए। सेकंडों में, जो कि इंसानों के लिए घंटों का काम है। हाँ, इसी तरह अगर हम स्क्रम मास्टर्स की बात करें, तो उनका बहुत सारा समय डेली स्टैंड अप मीटिंग्स के नोट्स बनाने में चला जाता है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन में। तो एआई इन मीटिंग्स का एकदम सटीक सारांश निकाल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स में होती है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? यहाँ टीम ये चर्चा करती है कि पिछले कुछ हफ्तों में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा। तो एआई वहाँ से आने वाले ढेरों फीडबैक को पढ़ सकता है और बता सकता है कि देखिए, आपकी टीम में कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी थीम है, या फिर आपका एस्टिमेशन लगातार गलत हो रहा है। अरे वाह! तो इससे स्क्रम मास्टर का ध्यान सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से हटकर असली समस्याओं को सुलझाने पर जा सकता है। बिल्कुल। और बिजनेस एनालिस्ट, जिन्हें हम बीए कहते हैं, उनके लिए भी ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। BA का मुख्य काम तो यूज केस लिखना और BRD या FRS जैसे भारी भरकम दस्तावेज तैयार करना होता है ना? हाँ, और एआई कच्ची मीटिंग्स के नोट से सीधे एक स्ट्रक्चर्ड एफआरएस तैयार कर सकता है। ये तो बहुत टाइम बचाएगा। डिजाइन की दुनिया में भी ये कम प्रभावशाली नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो सामग्री में एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक सरकारी कृषि डैशबोर्ड बनाना है। हाँ, एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डैशबोर्ड। तो उस कृषि डैशबोर्ड के उदाहरण में ये बताया गया है कि कैसे एक UI/UX डिजाइनर को अब खाली स्क्रीन से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। मतलब उन्हें स्क्रैच से नहीं सोचना पड़ता। राइट। एआई तुरंत समझ जाता है कि एक सरकारी कृषि डैशबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि अलग अलग किसानों के लिए रोल बेस्ड स्क्रीन, मौसम की जानकारी के लिए मैप लेयर्स, फसल खराब होने के अलर्ट्स। हाँ, और सब्सिडी की रिपोर्ट्स। एआई वायरफ्रेम और स्क्रीन फ्लो के कई विकल्प सेकंडों में जनरेट कर देता है। तो मतलब डिजाइनर का काम अब ये सोचना नहीं है कि बटन कहाँ लगाएं, बल्कि ये तय करना है कि उपयोगकर्ता के लिए इन 5 विकल्पों में से सबसे बेहतरीन अनुभव कौन सा होगा। बिल्कुल। ये तो भूमिकाओं में एक बहुत गहरा बदलाव है। इन सभी रोल्स में, चाहे वो प्रोडक्ट ओनर हो, BA हो या डिजाइनर, काम करने वालों का समय अब टाइपिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बजाय विश्लेषण और रणनीति पर ज्यादा खर्च होगा। और यहीं से ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो हिस्सा शुरू होता है जिसका नाम सुनते ही एआई का जिक्र लाजमी हो जाता है। कोडिंग और डेटाबेस। बिल्कुल। स्लाइड 10 से 13 की बात कर रहे हैं हम। फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए एंगुलर जैसी तकनीक में डैशबोर्ड कार्ड बनाना हो, या बैक एंड डेवलपर्स के लिए स्प्रिंग बूट में रेस्ट API जनरेट करना हो, एआई उस थकाऊ बॉयलर प्लेट कोड को पूरी तरह से कम कर देता है। अच्छा, यहाँ मैं बॉयलर प्लेट कोड के बारे में थोड़ा बता दूं श्रोताओं को। हाँ, जरूर। यह वकीलों के उन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होता है जिनमें ज्यादातर पन्ने हमेशा एक जैसे होते हैं, बस नाम और तारीख बदलनी होती है। कोडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत सारा कोड ऐसा होता है जो हर प्रोजेक्ट में बार बार लिखना पड़ता है। हाँ, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता। राइट, कोई खास लॉजिक या क्रिएटिविटी नहीं होती। तो एआई इसे पलक झपकते ही लिख देता है, जिसमें वैलिडेशन और ऑडिट लॉगिंग जैसी जरूरी चीजें भी शामिल होती हैं। और देखिए, सिर्फ वेब डेवलपर्स ही नहीं, मोबाइल डेवलपर्स के लिए भी ये ऑफलाइन डेटा कैप्चर और GPS लोकेशन वाले रजिस्ट्रेशन स्क्रीन जैसी जटिल चीजें तेजी से तैयार करने में मदद करता है। मोबाइल में तो ये बहुत काम आता होगा। हाँ, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी DBA के लिए ये PostgreSQL जैसी डेटाबेस प्रणाली में क्वेरी की ट्यूनिंग, इंडेक्सिंग और पार्टीशनिंग के सुझाव दे सकता है। इंडेक्सिंग मतलब किसी किताब के पीछे दिए गए इंडेक्स की तरह ना? बिल्कुल, जिससे डेटा को खोजने की गति हजारों गुना बढ़ जाती है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। मेरा एक सवाल है, मतलब कोड तो चलिए 10 गुना तेजी से बन जाएगा, लेकिन क्या एआई सच में किसी बिजनेस के जटिल नियमों को समझ सकता है? मतलब आप डोमेन नॉलेज की बात कर रहे हैं? हाँ, मान लीजिए एक बैंक का ट्रांजैक्शन हैंडलिंग सिस्टम है, या किसी खराब मोबाइल नेटवर्क पर ऐप को टेस्ट करना है। क्या हम एक मशीन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि वो इन वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को संभाल लेगी?
ये एक बहुत ही अहम सवाल है और स्रोत सामग्री इसका बहुत स्पष्ट जवाब देती है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसीलिए ये बार बार कहा गया है कि डेवलपर को मुख्य सिस्टम में कमिट करने से पहले हर एक लाइन की समीक्षा करनी होगी। मतलब रिव्यू करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एआई में डोमेन नॉलेज नहीं होता है। वो ये नहीं जानता कि किसी विशिष्ट बैंक के कंप्लायंस नियम क्या हैं। एआई निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग की पूरी जिम्मेदारी है ना, कि कोड सुरक्षित है या नहीं। हाँ, उस कोड के सुरक्षित और सही से काम करने की जिम्मेदारी अंततः उस इंसान की ही होती है जो कीबोर्ड के सामने बैठा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 10 गुना स्पीड से कोड लिखा जा रहा है तो इसका ये भी खतरा है कि हम 10 गुना स्पीड से बग्स या गलतियां भी पैदा कर रहे हैं ना। एकदम सही पॉइंट है। तो यहां से हम स्रोत सामग्री के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं, स्लाइड 14 से 16, जो क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA और डेवऑप्स से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि QA टीम इस AI जनरेटेड कोड की सुनामी को कैसे संभालेगी। तो रिसर्च के अनुसार AI QA टीमों की गति भी बढ़ा देता है। AI एक ही यूजर स्टोरी के लिए 3 से 5 गुना ज्यादा टेस्ट केस लिख सकता है। 3 से 5 गुना ज्यादा? हाँ, ये सिर्फ सामान्य फंक्शनल टेस्ट ही नहीं लिखता, बल्कि नेगेटिव टेस्ट, जहां यूजर गलत डेटा डालता है, और बाउंड्री वैल्यू परिदृश्यों को भी कवर करता है। लेकिन क्या ज्यादा टेस्ट केस का मतलब हमेशा बेहतर क्वालिटी होता है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ शोर या नॉइज बढ़ा सकता है। अगर AI 500 बेकार और अप्रासंगिक टेस्ट केस लिख दे तो QA टीम का समय तो उन्हें पढ़ने और छांटने में ही बर्बाद हो जाएगा ना। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है और इसीलिए QA की भूमिका पूरी तरह से बदल रही है। वे अब सिर्फ टेस्ट केस लिखने वाले नहीं रहेंगे। तो वो क्या बनेंगे? वे टेस्ट केस के क्यूरेटर या संपादक बन जाएंगे। अच्छा, क्यूरेटर। हाँ, एक म्यूजियम के क्यूरेटर की तरह। उन्हें AI द्वारा दिए गए सैकड़ों टेस्ट केस में से यह तय करना होगा कि बिजनेस रिस्क के हिसाब से कौन से 50 टेस्ट केस सबसे महत्वपूर्ण है। यह अब एक बहुत ही रणनीतिक काम है। और अगर हम डेवऑप्स की बात करें तो ये भी कम दिलचस्प नहीं है। डेवऑप्स सॉफ्टवेयर की दुनिया का वो डिलीवरी मैकेनिज्म है जो कोड को डेवलपर के लैपटॉप से निकालकर सर्वर तक पहुंचाता है। बिल्कुल। पहले डेवलपर्स अक्सर कहते थे ना, अरे मेरे कंप्यूटर पर तो ये कोड चल रहा था, सर्वर पर क्यों नहीं चल रहा। हाँ, ये तो सबका फेवरेट डायलॉग होता था। राइट। इसी डिपेंडेंसी हेल को सुलझाने के लिए डॉकर जैसी तकनीक आई जो कोड को एक स्टैंडर्ड कंटेनर में पैक कर देती है। और अब AI सीधे स्प्रिंग बूट और एंगुलर एप्स को देखकर खुद डॉकर फाइलें बना सकता है। खुद से बना सकते हैं? हाँ, ये सिक्योरिटी स्कैन और अप्रूवल गेट के साथ पूरी CI/CD पाइपलाइन जनरेट कर सकता है। क्लाउड टीमों के लिए ये टेराफॉर्म का उपयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड लिखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आप क्लाउड सर्वर खरीदने या सेटअप करने के लिए अमेज़न या गूगल के डैशबोर्ड पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप बस कोड लिखते हैं और AI उसे पढ़कर सर्वर तैयार कर देता है। और इसके अलावा ये क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद करता है, यानी सर्वर का सही साइज तय करके कंपनियों के लाखों रुपए बचाता है। ये सब सुनकर सचमुच ऐसा लगता है कि हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। लेकिन स्लाइड 17 से 23 में बताया गया है कि ये टूल्स वास्तव में काम कैसे करते हैं। इसमें क्लाउड कोड का जिक्र है जो टर्मिनल में रहता है और जिसे एक रीपो अवेयर इंजीनियर कहा गया है। ये रीपो अवेयर होना क्या होता है? तो इसे ऐसे समझिए, क्लाउड कोड एक ऐसे लाइब्रेरियन की तरह है जिसने किसी विशाल लाइब्रेरी की हर एक किताब, हर एक पन्ना और हर एक फुटनोट पहले से पढ़ रखा है। अच्छा। जब एक डेवलपर किसी कोड बेस या रेपो की एक फाइल में बदलाव करता है तो क्लाउड कोड को पता होता है कि 50 फोल्डर दूर बैठी किसी दूसरी फाइल पर इसका क्या असर पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, ये उन नए डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जिन्हें किसी बहुत बड़े और पुराने लेगेसी कोड बेस को समझने में अक्सर महीनों लग जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोडेक्स है जो आपके IDE यानी उस सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है जहां डेवलपर कोड टाइप करते हैं। ये इनलाइन मदद करता है, मतलब जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं ये आपके विचारों को पढ़कर आगे की लाइनें सुझाता रहता है। बिल्कुल, ऑटो कंप्लीट की तरह। हाँ, लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक चीज है जो मुझे बहुत ही आकर्षक लगी, API का उपयोग करके एक इंटरनल AI असिस्टेंट बनाना। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे एक ही इंटरनल टूल
पूरे संगठन के लिए काम आ सकता है। सोचिए कि एक ऐसा इंटरनल असिस्टेंट हो जो किसी कंपनी के जीरा टिकट्स, गिट रिपॉजिटरी और सभी पुराने दस्तावेजों को गहराई से समझता हो। मतलब कंपनी का अपना पर्सनल एआई। बिल्कुल, वो फर्स्ट लेवल कोड रिव्यूअर का काम भी कर सकता है। वो OWASP टॉप 10 सिक्योरिटी इश्यूज पकड़ सकता है, जो कि दुनिया के 10 सबसे बड़े वेब एप्लीकेशन सुरक्षा जोखिम है। हाँ, और वो मेमोरी लीक जैसी गंभीर चिंताओं को कोड लाइव होने से पहले ही पकड़ सकता है। ये तो ऐसा है जैसे पूरी टेक इंडस्ट्री के पास एक साझा सुपर ब्रेन आ गया हो। एक प्रोडक्ट मैनेजर उससे रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, एक कोडर लॉजिक पूछ रहा है और मैनेजमेंट प्रगति की रिपोर्ट मांग रहा है। एकदम। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी भी आती है। हर तकनीक के अपने कुछ अंधेरे कोने होते हैं। हम स्लाइड 24 से 28 की बात कर रहे हैं, जो एआई गवर्नेंस, सुरक्षा और सीमाओं पर बात करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ये मशीन इतनी ही समझदार है, तो क्या ये कभी गलती करती है? बहुत बड़ी गलतियां कर सकती है। एआई की सबसे बड़ी खामी को तकनीकी भाषा में हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन मतलब मतिभ्रम। हाँ, एआई कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल गलत जवाब देता है। वो ऐसे एपीआई या लाइब्रेरीज का सुझाव दे सकता है जो असल में इंटरनेट पर कहीं मौजूद ही नहीं है। तो अगर कोई अनुभवहीन डेवलपर बिना जांचे उस कोड का उपयोग कर ले, तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। बाप रे! और सुरक्षा के मामले में तो ये और भी नाजुक हो जाता है। रिसर्च साफ तौर पर चेतावनी देती है कि कभी भी किसी भी हालत में प्रोडक्शन क्रेडेंशियल्स, एपीआई कुंजियां, JWT सीक्रेट्स या ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा, जिसे हम PII कहते हैं, एआई टूल्स में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क है। JWT एक तरह का डिजिटल VIP पास होता है, जो ये बताता है कि उपयोगकर्ता कौन है। आप अपना VIP पास किसी पब्लिक एआई मॉडल को नहीं दे सकते। डेटा को हमेशा मास्क करना चाहिए और टेस्टिंग के लिए केवल डमी डेटा का उपयोग करना बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार नियम दिया गया है, जिसे हम एआई के युग का पहला नियम कह सकते हैं। एआई प्रस्ताव देता है लेकिन इंजीनियर फैसला करता है। एआई प्रपोज करता है लेकिन इंजीनियर डिस्पोज करता है। बिल्कुल। ये मुझे एविएशन की दुनिया की याद दिलाता है। एआई उस ऑटो लैंडिंग सिस्टम की तरह है जो रनवे तो देख रहा है और विमान को नीचे ला रहा है, लेकिन अगर अचानक मौसम खराब हो जाए या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई नया नियम आ जाए तो स्टीयरिंग को पायलट ही अपने हाथ में लेता है। एकदम सटीक तुलना की आपने। जो भी मौजूदा सुरक्षा नीतियां और कंप्लायंस रूल्स हैं, वे हमेशा एआई से ऊपर रहेंगे। एआई के इस्तेमाल किसी भी सुरक्षा जांच को बाईपास करने का बहाना नहीं बन सकता। सही कहा। अब अगर हम अंतिम स्लाइड्स यानी 29 और 30 की ओर देखें, तो एआई को अपनाने के लिए एक 3 चरणीय रोडमैप सुझाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी रातों रात इसे लागू कर सकती है। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है जागरूकता और प्रशिक्षण, जहां टीमों को एआई के सही और गलत उपयोग के बारे में सिखाया जाता है। दूसरा चरण है नियंत्रित उपयोग, जहां सिर्फ सुरक्षित और अप्रूव टूल्स का इस्तेमाल होता है। और तीसरा? और तीसरा चरण है एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, जहां एआई कंपनी के पूरे सिस्टम और प्रक्रियाओं के साथ गहराई से जुड़ जाता है। इस रोडमैप को पार करने के बाद ही असली प्रोडक्टिविटी नजर आती है। और यहाँ यह समझना जरूरी है कि उत्पादकता का मतलब सिर्फ गति या स्पीड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप 10 मिनट में 1000 लाइन कोड लिख रहे हैं। असली उत्पादकता का अर्थ है बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेहतर दस्तावेजीकरण, सिस्टम की उच्च गुणवत्ता और अंततः उस बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देना जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। नहीं लेगा। इंसानों की जरूरत हमेशा रहेगी, लेकिन जो इंसान और जो टीमें एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख लेंगी, वो निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देंगी जो बदलाव से डरकर पुरानी प्रक्रियाओं से चिपके हुए हैं। ये विकास का एक बहुत ही स्वाभाविक कदम है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया और थोड़ा अलग सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जिस पर स्रोत सामग्री में सीधे तौर पर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये पूरी टेक इंडस्ट्री के भविष्य से गहराई से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? सोचिए, अगर एआई ही सारा शुरुआती बॉयलर प्लेट कोड, बुनियादी ढांचा और पहला ड्राफ्ट लिखने लगेगा, तो आने वाली पीढ़ी के जो नए जूनियर डेवलपर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मूल सिद्धांतों को कैसे सीखेंगे?
ये तो सोचने वाली बात है। आज के जितने भी सीनियर इंजीनियर हैं उन्होंने गलतियां करके, रातों की नींद खराब करके और स्क्रैच से सिस्टम बनाकर ही कोडिंग की गहराई को समझा है। बिल्कुल, वो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है सीखने के लिए। राइट। अगर आने वाली पीढ़ी स्क्रैच से कुछ बनाएगी ही नहीं तो क्या हम अनजाने में उनकी सीखने की प्रक्रिया की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं? कल को जब प्रोडक्शन में कोई ऐसा सिस्टम टूटेगा जिसे एआई ने लिखा था, तो क्या उन डेवलपर्स के पास उसे गहराई से समझने और ठीक करने की वो बुनियादी समझ होगी? ये वाकई में एक बहुत ही विचार उत्तेजक और गहरा सवाल है। एक तरफ हमारे पास एआई द्वारा दी गई बेजोड़ स्पीड और उत्पादकता है, और दूसरी तरफ हमारी बुनियादी इंजीनियरिंग स्किल्स का भविष्य और समझ है। एकदम सही। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी टेक इंडस्ट्री और हर तकनीकी लीडर को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। यह तय करना होगा कि कैसे हम एआई की ताकत का पूरा इस्तेमाल भी करें और साथ ही अपनी आने वाली पीढ़ी की नींव को भी मजबूत रखें। तो श्रोताओं, हमेशा की तरह इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।